सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत है यूट्यूब क्लासेस में। आज अपन आपके सिलेबस में 6, 7 और 8 इसके सिलेबस में संधि पूरी हो चुकी है। नया टॉपिक लेकर के आए हैं आज, उच्चारण स्थान। उच्चारण, जब अपन वर्णों को बोलते हैं तो वायु मुख के जिस भाग से टकरा करके ध्वनि उत्पन्न करती है उस स्थान को उच्चारण स्थान बोलते हैं। आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि जो ये अपन बोलते हैं, जो ध्वनि निकालते हैं, ये कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, इसका निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। तो आज इस जिज्ञासाओं का समाधान अपन करते हैं और ये देखते हैं। तो यहाँ पर जो उच्चारण स्थान है, ये ध्वनि इन स्थानों के माध्यम से बाहर निकलती है। तो ध्वनि का मूल स्थान, ध्वनि उत्पन्न का मूल स्थान नाभि होता है। यानी ध्वनि नाभि से उत्पन्न होती है, ये इसका मूल स्थान है। हाँ, अपन बात कर रहे हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में ये पढ़ लिया कि जो उच्चारण होता है उसका मूल स्थान कहाँ से होता है। तो मूल स्थान नाभि से होता है। यानी अंदर की वायु, जब वायु मुख से बाहर निकलती है, मुख से बाहर निकलती है तो मुख में जहाँ जहाँ पर टकरा करके कुछ ध्वनि उत्पन्न करती हुई बाहर निकल रही है, तो वो जहाँ पर टकराती है उसे स्थान बोलते हैं। और वहाँ से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उस स्थान से उसे उच्चारण स्थान बोल रहे हैं। यानी किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो मुख में जहाँ पर ध्वनि टकरा रही है तो फिर वहाँ पर वो उच्चारण स्थान उसका होगा। जैसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, संस्कृत वर्णमाला के जितने भी शब्द हैं उनका उच्चारण स्थान कहीं ना कहीं से होगा। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान निर्धारित है, निश्चित है कि भाई ये यहीं से बोला जाएगा। तो सबसे पहले तो उच्चारण स्थान की परिभाषा लिख लेते हैं। उच्चारण स्थान की परिभाषा लिखो, वायु, साथ के साथ में लिख लो वायु। वायु जिस स्थान से वायु मुख के जिस स्थान से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। वायु मुख के जिस स्थान से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है उस स्थान को या उस भाग को उच्चारण स्थान कहते हैं। परिभाषा के बाद में चलते हैं उच्चारण स्थानों की संख्या। तो उच्चारण स्थानों की संख्या है 8। उच्चारण स्थानों की संख्या ये कितनी है? 8 है। मगर महर्षि पाणिनि ने इन स्थानों को 11 सूत्रों, यहाँ पर पाणिनि नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी, मगर लघु सिद्धांत कौमुदी में, लघु सिद्धांत कौमुदी में 11 सूत्रों से 11 सूत्रों में उच्चारण स्थान बताए गए।
इसे नोट कर लो। उच्चारण स्थान की संख्या 8 है। लघु सिद्धांत गोमती में 11 सूत्रों में उच्चारण स्थानों को बताया गया है। अब वो सिद्धांत, ये सूत्र कौन कौन से हैं, ये क्रमशः देख लेते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। सभी वर्णों का कहीं ना कहीं से उच्चारण होता है, ये बात हम समझ चुके थे। तो आप देखो, ये आपका मुख है। ये आपका मुख है। अब उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, ये अपनी आहर नली जिसे बोलते हैं, ये है। सबसे पहला उच्चारण स्थान होता है कंठ से। सबसे पहला उच्चारण स्थान कंठ से। जब आप कुछ वर्णों को बोलते हैं तो कंठ पर जोर लगता है, जिसे बोल करके देखो क। तो इस क ध्वनि में कंठ पर ज़्यादा जोर लग रहा है, यानी जो वायु नाभि से होती हुई आहार नली के माध्यम से कंठ तक आती है, तो वहाँ पर वो वायु टकराती है, यानी कंठ पर टकरा रही है। तो फिर किसकी ध्वनि निकल रही है, क की। अ, आ, क, ह। तो इस प्रकार से इस कुछ वर्णों का स्थान कंठ है। अब देखते हैं कंठ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, लघु सिद्धांत कौमुदी में ये सूत्र दिया गया है, अकुह विसर्ज्य नाम कंठः। कंठ से जिन जिन वर्णों का उच्चारण हो रहा है उनका वर्णन इस सूत्र में किया गया है। तो अब यहाँ पर देखो, पहला वर्ण है अ, तो यानी का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है। इसी के साथ देखो आप, का दीर्घ रूप क्या है, आ का भी कहाँ से होगा, कंठ से ही होगा। ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया, और एक स्वर में एक और भेद पड़ा था अपन ने, प्लुत। वैसे प्लुत आपके यहाँ पर काम का नहीं है, लेकिन लिखा जाता है। प्लुत के नीचे ये 3 मात्रा है, यानी इनसे ज़्यादा समय लगाए इसको बोलने में। आ यानी लंबी राग में जब बोलते हैं आ को, तो फिर वो प्लुत स्वर कहलाता है। अ, आ और आ, तो फिर दीर्घ और प्लुत, ये तो हो गया, स्वर हो गया। इसके बाद में ये कु। जब अपन ने कल या पहले वर्णों का परिचय पढ़ा था, तब अपन ने व्यंजन में एक सूत्र लिखा था, कु चू टू तू पू। तो फिर वहाँ पर कु से क वर्ग बनाया था। तो कु से यहाँ पर कौन सा वर्ग बनेगा, क वर्ग। क वर्ग। अब क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये भी मैंने बता रखा है आप लोगों को, कि क, ख, ग, घ और ये वर्ण आते हैं। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान भी कहाँ से हो गया, कंठ से। अभी तक कौन कौन से वर्णों का उच्चारण हुआ है, अ, आ और आ, क, ख, ग, घ और ये। इन वर्णों का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ से। आगे देखो, ये एक वर्ण हो रहा है अपने पास ह, तो इस ह वर्ण का भी उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, कंठ से होगा। ये ह वर्ण का उच्चारण स्थान भी कहाँ से हुआ, कंठ से हो गया। फिर आगे देखो, एक शब्द आ गया विसर्ज, विसर्जन, यानी ह के समानार्थी अपन जैसे राम ह, इस विसर्ग को बोलते हैं। तो इस विसर्ग में भी ह जैसी ध्वनि निकलती है।
रामः। तो विसर्ग का उच्चारण भी कहाँ से होगा? कंठ से हो गया, यानी इस विसर्ग का उच्चारण भी कंठ से हो गया। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। एक बार पुनः देखें, अ आ क वर्ग के पूरे पांचों वर्ण और ह और विसर्ग, इनका उच्चारण कहाँ से हुआ? कंठ से। इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं मुर्दा। दूसरा उच्चारण स्थान है अपने पास मुर्दा। पहले तो मुर्दा के बारे में देखो। मुख में मुर्दा का स्थान कहाँ पर है? तो अपने जो जीव है जिह्वा, इसके जस्ट ऊपर का भाग, इसके ये जीभ है, अब इसके जस्ट ऊपर का भाग इस प्रकार से बना हुआ है। तो जो ये भाग है इसे ही मुर्दा कहा जाता है। ये तालु है, तालु से जस्ट ऊपर का भाग, और ये आगे दंत है, दांत है। तो इस दांत और तालु के बीच का जो ऊपर का भाग है ये क्या कहलाता है? मुर्दा कहलाता है। अब देखो मुर्दा के बारे में समझते हैं कि मुर्दा मुख में कहाँ पर है। अब इसमें कौन कौन से उच्चारण स्थान और कौन कौन से वर्ण हो रहे हैं इसके उच्चारण में, यहाँ पर कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, उन वर्णों को देखते हैं। यहाँ पर एक शब्द देख रहे हो आप, री। यह वही सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी का, जिसमें मुर्दा में जो भी जितने भी वर्णों का उच्चारण हो रहा है मुर्दा के माध्यम से, उनकी व्याख्या करी गई है यहाँ पर सूत्र के माध्यम से। तो आप देखो कि ये री, अब जब अपन संधि पढ़ रहे थे तो अपन ने री के साथ साथ इसके जितने भी भेद है, री के ह्रस्व दीर्घ प्लुत वगैरह सब, वो सब इसी के साथ ले लिए थे। तो यहाँ पर भी इस री के साथ इसका दीर्घ रूप और प्लुत रूप भी लेंगे। वही ह्रस्व तो दे रखा है यहाँ पर, तो इसके साथ साथ दीर्घ और प्लुत भी साथ में ही ले लेते हैं। तो एक तो ये री हो गया, और दूसरी ये बड़ी री हो गई, और ये तीसरी प्लुत री। अब आप ध्यान पूर्वक देखना, जो ये प्लुत होता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं छोटी री के साथ, भाई इसका भी तो लंबा उच्चारण कर सकते हैं, और इस बड़ी का भी लंबा उच्चारण कर सकते हैं। तो ये दोनों ही सही है, बड़ी के साथ भी प्लुत लिख सकते हैं, छोटे के साथ भी प्लुत लिख सकते हैं। जैसे यहाँ अ और आ है, तो इस अ का भी प्लुत है और आ का भी प्लुत है। प्लुत वही है, प्लुत वही है, एक ही वर्ण है, मगर अ को भी बोल सकते हैं और आ को भी बोल सकते हैं। यानी अगर आप अ के बाद में ये 3 का चिन्ह लगाओगे तब भी ये सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही होता है। तो यहाँ पर देख लो, अब आप पहले आ के साथ लिख लिया था, अब बड़ी इस छोटी री के साथ लिख लेते हैं, यहाँ पर बड़ी री लिख दी। अब इसके बाद में ये फिर आ गया टू, तो क फिर टू, तो यहाँ पर टू था और यहाँ पर टू है, तो टू किसका बोध करा रहा है अपन को? ट वर्ग का। किसका? ये ट वर्ग का। अब इस ट वर्ग का बोध कराया है, तो ट वर्ग में पूरे 5 वर्ण आते हैं, और वो ट वर्ग में 5 वर्ण हैं, ट, ठ। आप यहाँ पर मुर्दा पढ़ रहे थे अपन, मुर्दा में ट वर्ग के वर्णों को देख रहे थे। तो ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और ण। इसके साथ में देखो, ये ट वर्ग तो आ ही गया, ये ट वर्ग हो गया पूरा। इधर देखो ये र, तो र का भी उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा है। श, श का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा है। इस का भी उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा है। एक बार देखो, री, री और प्लुत री। इसके बाद में देखो आप ट वर्ग के पूरे 5 वर्ण, फिर उसके बाद में र और श का भी उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि र वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो फिर आपका आंसर होगा
र वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उसके आंसर लिखने हैं। ठीक है। इसके बाद में देखो आप दंत, दांतों को तो जानते ही हो आप, दांत को जानते हो। जब जीभ दांतों से टकरा करके ध्वनि उत्पन्न कर रही है तो फिर वो उच्चारण जो जिन जिन वर्णों का उच्चारण इस प्रकार से होता है, दांतों के माध्यम से हो रहा है, यानी जीभ दांतों पर टकरा करके ध्वनि उत्पन्न कर रही है, तो फिर उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। यानी अब आप देख करके बोलो कि जैसे अपन ने पहले पढ़ा था, ये ट वर्ग पढ़ा था, मैंने आपको मुर्दा बताया था कि जीभ के जस्ट ऊपर का भाग, जीभ के जस्ट ऊपर का भाग ये मुर्दा होता है। अब आप ट बोलोगे तो ये जीभ इसके ऊपर के भाग को छुएगी, स्पर्श करेगी वहां पर। आप बोल करके देखो, ट, ठ, र, श, इस प्रकार से अगर बोलोगे तो फिर ये जीभ आपके इस मुर्दा वाले भाग को स्पर्श करेगी और इन वर्णों की ध्वनि निकालेगी। इसीलिए यहाँ पर ये इसका उच्चारण स्थान मुर्दा कहलाता है। क को बोल करके देखो, क वर्ग को बोलो आप, क, ख, ग, घ, ये। आप देखोगे कि भाई जीभ के पहले का स्थान है तो कंठ जीभ के पहले आ जाता है। तो जैसे ही नाभि से वायु बाहर निकलने का प्रयास करती है, बाहर निकलती है, तो फिर वो कंठ पर जाकर के टकराती है। वायु कंठ पे टकरा रही है, तो कंठ पे टकराने से वहां पर ध्वनि उत्पन्न हो रही, और वो ध्वनि है जैसे क बोलने का प्रयास कर रहे हैं तो क। आप देखो कि कंठ पर जोर लग रहा है, तो कंठ पर अगर जोर लग रहा है किसी वर्ण के उच्चारण पर कंठ पर जोर लग रहा है, तो फिर उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। इसी प्रकार से मुर्दा होगा। और आगे भी पढ़ते हैं दंत को, तो दंत में भी देखते हैं कौन कौन से वर्ण है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में दंत के उच्चारण स्थान के लिए यह सूत्र दिया गया है और इस सूत्र में इन वर्णों को परिभाषित किया गया है, बताया गया है। तो यहाँ पर देखो एक शब्द है लृ। अपन ने जब लृ को पढ़ा था तो लृ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी वहां पर भी प्राप्त की थी कि लृ का दीर्घ नहीं होता। भाई लृ का हो रहा है दीर्घ, का भी दीर्घ आ हो रहा है, लेकिन लृ का दीर्घ नहीं होता, इसका दीर्घाभाव है, इसका प्लुत माना गया है। कुछ विद्वान इसका प्लुत मानते हैं और कुछ नहीं मानते, यानी ये माना गया है, इसे कोष्ठक में लिख लेते हैं। इसके बाद में ये है तू, ये वाला तू, त के उ की मात्रा, ये तू। तो यहाँ पर तू लिखा था, अब यहाँ पर तू लिख रहे हैं, तो यानी त वर्ग। तू किसका बोध करा रहा है? त वर्ग का बोध करा रहा है। त वर्ग में पूरे 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? त, थ, द, ध और गिन। ये पूरे 5 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। इसके बाद में आप देखो ल, यहाँ से अलग से ही दे रखा है ल। भाई ये तो लृ है, तो लृ तो स्वर में आता है, लेकिन ल तो व्यंजन में आता है। तो इस ल का भी उच्चारण स्थान क्या है? दंतीय है। और ये एक और श है, ये स, इसका उच्चारण स्थान भी क्या है? दंतीय है। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? लृ, त वर्ग, ल और स का दंत उच्चारण स्थान है। इसको क्रमशः इसी प्रकार से नोट कर लीजिए। आज अपन ने 3 उच्चारण स्थानों के बारे में बात की है। अब कल जो अगला वीडियो बनेगा उसमें आगे के उच्चारण स्थानों की बात और करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।